एम्पेयर पर मीटर, ठीक है। और इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी। और फ्लक्स डेंसिटी की तो मैंने बता ही दिया, और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर, ठीक है, ओनली वेबर। तो ध्यान रखिए, ये जो है बी से इसे डिनोट करते हैं, ठीक है, फ्लक्स को फाई से, और बी इजक्वल टू फाई अपॉन ए, तो ये हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसे ही हम बोलते हैं टेस्ला, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए परमिएबल सब्सटेंस इज वन। तो परमिएबल सब्सटेंस के बारे में पूछा है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई अगर मटेरियल है, ये मान लीजिए हमारा मटेरियल है, और इसके क्रॉस कितनी ज़्यादा लाइंस जो है क्रॉस हो सकती हैं, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होती हैं कितनी ज़्यादा यहाँ से इसे क्रॉस कर सकती हैं, वही जो है इसकी परमिबिलिटी को दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, पहला है विच इज़ गुड कंडक्टर, विच इज़ बैड कंडक्टर, विच इज़ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, और डी क्या कह रहा है, थ्रू विच द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन बी पास वेरी इजीली। तो हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितना आसानी से यहाँ से ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जितने पास हो जाएंगी, जितना ज़्यादा, वही इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द मटेरियल हैविंग लो रिटेंटिविटी आर सुटेबल फॉर मेकिंग। तो आप देखे होंगे जो हम बनाते हैं बी एच कर्व जो बनता है, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे आता है, ठीक, और कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक। तो ये चीज़ देखिए, यहाँ पे होता है हमारा बी, यहाँ पे होता है एच। तो एच को जीरो कर देने पे भी यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू कुछ ना कुछ बनी रहती है। इसे हटाने के लिए हम जो है एक्स्ट्रा जो है एच की वैल्यू निगेटिव में अप्लाई करते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है वो कहलाती है रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी का मतलब होता है कि एक बार हम मटेरियल को मैग्नेटाइज कर देंगे, उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे, उसमें जो भी जितना भी मैग्नेटिज्म बचा रहेगा, ठीक है, वो कहा जाएगा रेजिडुअल, ठीक है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। और वो रेजिडुअल को हटाने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं वही हमारा रिटेंटिविटी कहलाता है। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे रिटेंटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो उसे ही क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो अब इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा करनी है तो हम परमानेंट मैग्नेट जो यूज़ करते हैं, एक बार मैग्नेटाइज करके उसके बाद उसे हम छोड़ देते हैं, तो मतलब कई सालों तक उस मैग्नेटिक बना रहता है, इसीलिए कि इसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है। तो टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए रिटेंटिविटी कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4, ए मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, पहला है आयरन, दूसरा कॉपर, एल्यूमिनियम, मूविंग चार्जेस, ठीक है। कोई भी चार्ज अगर स्थिर है तो सिर्फ वहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वहाँ से निकलेंगे, ठीक है। लेकिन जब मूविंग कंडीशन में होगा तब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, मूविंग चार्जेस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए मैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, आयरन। तो आप देख लीजिए मैग्नेट किसे अट्रैक्ट करता है, जो भी हमारे जितने भी मटेरियल हैं वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते होंगे। तो जैसे उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा थोड़ा बहुत मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग वो अट्रैक्शन या रिपल्सन जो फील करते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉपर जो हमारा है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ये अट्रैक्ट नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, और निकल और आयरन ये जो है किसमें आते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल में आते हैं, इसे आप ध्यान देंगे, ये तीनों जो है, ठीक है। और यहीं पे मैग्नेटिक मटेरियल को बांटा जाता है, उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए मैग्नेटिक मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा क्या है डायमैग्नेटिक, ठीक है, और तीसरा हमारा हो गया पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक में वो मटेरियल आते हैं जो चुंबकित तो होते हैं लेकिन बहुत कम, उनकी जो परमिबिलिटी होती है बहुत कम होती है, 1 के आसपास होती है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर डायमैग्नेटिक की बात की जाए तो उनकी जो ये परमिबिलिटी जो होती है वो निगेटिव में होती है, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक को आप याद रखेंगे, ये निगेटिव में होते हैं, इसकी 1 के आसपास होती है। लेकिन जब फेरोमैग्नेटिक की बात आती है तो इसकी परमिबिलिटी 1000 से ऊपर होती है, ठीक है, 1000 से ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम फेरोमैग्नेटिक का यूज
इस मटेरियल का यूज ज़्यादातर करते हैं। हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन बनती हैं वो इन मटेरियल से बनती हैं। तो अब ये जो 3 मटेरियल आपको दिख रहे हैं, कोबाल्ट है, निकेल, आयरन है, ये फेरोमैग्नेटिक की कैटेगरी में आएंगे तीनों इसमें, ठीक है। और आपकी जो ऑक्सीजन है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, ये सब आपके फेरो वाली ये पैरा वाली कैटेगरी में आएंगे। और डायमैग्नेटिज्म में आपकी जो है कॉपर वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एल्यूमिनियम एंड प्लेटिनम आर। तो एल्यूमिनियम और प्लेटिनम आपके जो आते हैं, ये आते हैं आपके इसमें फिर उसमें पैरामैग्नेटिक कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन सी, यहाँ देखिए सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये पैरामैग्नेटिक में, फेरोमैग्नेटिक के बारे में आपको बता दिया पहले क्वेश्चन में, डायमैग्नेटिक के बारे में बता दिया, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल वो होते हैं जो पूर्णतः जो है अपोज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का, तो आप जानते होंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फेराइट आर पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो फेराइट क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि इसकी परमिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, रो की वैल्यू इसके लिए काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए जहाँ पे लार्ज फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन का वो नीड होती है हमें, वहाँ पे हम इनका यूज़ कर देते हैं, जिससे कि ईडी करंट लॉसेस जो हमारे यहाँ पे होती हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि जब आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी तो यहाँ पे करंट की वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी, तो लॉसेस कम हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एयर गैप हैज़ रिलक्टेंस एज कम्पेयर टू आयरन और स्टील पाथ। तो एयर गैप आप जानते हैं कि एयर की परमिटिविटी जो होती है वो काफ़ी कम होती है कंपेयर टू आयरन, ठीक। तो इसलिए जो यहाँ पे आप इसकी रिलक्टेंस इसका होगा जो एयर का, वो ज़्यादा होगा इसके आयरन और स्टील के कंपेयर में, क्योंकि आयरन और स्टील की परमिटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इनका रिलक्टेंस बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हायर, सी वाला सही हो जाएगा। एयर के पास जो है हाई रिलक्टेंस होगा कंपेयर टू आयरन और स्टील। और क्वेश्चन नंबर 9, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स फोर्स इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो ये देखिए, ये हमारा मैग्नेट है, एन है, एस है। तो यहाँ पे तो सबको पता है नॉर्थ से हमारी जो लाइंस निकलती हैं और साउथ में जा इंटर करती हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए कि मैग्नेट के अंदर क्या इसकी मतलब किस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, तो ये जानते रहिए कि इसका सेम अपोजिट होता है। जैसे देखिए, बाहर की तरफ तो एन से एस की तरफ जा रही हैं, और इसके अंदर जो होता है वो एस से एन की तरफ ये लाइंस आती हैं। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या है इसमें, रिलेटिव परमेबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये सिर्फ एक रेशियो होता है, ठीक है। तो इसे तो छोड़ दीजिए। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हाँ इसमें जो मैग्नीट्यूड भी रहता है आपका और डायरेक्शन भी, दोनों जो है इसमें होती हैं, तो इसलिए इसे हम वेक्टर क्वांटिटी में रखते हैं, ठीक है। बाकी फ्लक्स डेंसिटी ये भी आपकी स्केलर है, और मैग्नेटिक पोटेंशियल ये दोनों भी सेम कैटेगरी में आते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द टू कंडक्टर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कैरी इक्वल करंट आई इन अपोजिट डायरेक्शन, द फोर्स ऑन ईच कंडक्टर इज। तो देखिए, जब सेम करंट ले कैरी कर रहे हैं दो कंडक्टर, तो फार्मूला क्या होता है, एफ प्रोपोर्शनल टू I1 इंटू I2, और एफ प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली, ठीक है। ये डिस्टेंस के जो है इन्वर्सली होता है, और स्क्वायर, ठीक है, यहाँ स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि I1 और I2 सेम है, तो I स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला, प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, तो
कह रहा है कि ए मटेरियल विच इज स्लाइटली रिपेल्ड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज, ठीक है। तो एक पदार्थ है, मान लीजिए एक मटेरियल रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो है रिपल्सन फोर्स, और वो भी थोड़ा सा रिपल्सन फोर्स फील करता है, यानी कि थोड़ा सा ये रिपेल हो जाता है यहाँ से। तो अब मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में कि जहाँ पे स्लाइटली रिपल्सन की बात हो, ठीक है, वहाँ पे हम डायमैग्नेटिक मानते हैं, ठीक है। डायमैग्नेटिक क्यों मानते हैं? क्योंकि इसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है निगेटिव में होती है, ठीक है, 1 के आसपास होती है, लेकिन नेगेटिव में होती है, यानी कि ये रिपल्सन करेगा। और वहीं पे बात आती है जब पैरामैग्नेटिक की, तो वो 1 के आसपास ही होती है, लेकिन वो पॉजिटिव में होती है, इसलिए वो थोड़ा सा अट्रैक्शन जो है शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में, ठीक। और जहाँ पे बात आ जाएगी फेरोमैग्नेटिक की, तो वो पूरी तरह अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये तीनों चीज़ आप याद रखेंगे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक तीनों मटेरियल के बारे में याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? व्हेन एन आयरन पीस इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता है? ऑप्शन देखिए, द मैग्नेटिक लाइन्स फोर्स विल बेंड अवे फ्रॉम देयर यूजुअल पाथ इन ऑर्डर टू गो अवे फ्रॉम पीस। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल बेंड अवे फ्रॉम देयर यूजुअल पाथ इन ऑर्डर टू पास थ्रू पीस। और सी वाला क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी अफेक्टेड। और चौथा क्या है? द आयरन पीस विल ब्रेक। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे हमारी लाइंस जो है मान लीजिए जा रही थी, ठीक ऐसे, और यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया गया, तो ये लाइंस जो इधर जा रही थी अब इधर ना जाके ये इस तरह आएंगी, ये यहाँ आने की कोशिश करेंगी, ठीक है। इस तरह से सारी लाइन इसके थ्रू जाने की कोशिश करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि एयर की जो परमिबिलिटी होती है वो आयरन की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा कम होती है, ठीक है। इसलिए जो ये लो रिलेक्टेंस पाथ को फॉलो करेंगे, तो इसका रिलेक्टेंस जो होगा आयरन का काफ़ी कम होगा, तो ये जो यहाँ ना जाके सीधे यहाँ से पास कर जाएंगे। तो यही पूछा है, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड। तो यहाँ पे दोनों रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल की बात है तो वहाँ पे मोटर, ठीक है, और जहाँ पे राइट हैंड रूल की बात है वहाँ पे जनरेटर। काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ हम मोटर की गति की डायरेक्शन निकालने में यूज़ करते हैं, और राइट हैंड रूल का जो यूज़ हम करते हैं वो जनरेटर का जो EMF होता है उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक। तो दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजेशन फोर्स इज नोन एज, ठीक। तो अब देखिए क्या होता है, B इजकल टू μ0 μr/h, ठीक है। ये हमारी क्या होती है? ये होगी एयर के लिए जो है परमिबिलिटी, और ये रिलेटिव परमिबिलिटी, ठीक है। तो अब इसका रेशियो पूछा है B और H का, तो B और H का अगर हम रेशियो निकाल दें तो यहाँ यही बचेगा ना, μr बचेगा, यानी रिलेटिव परमिबिलिटी। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, यहाँ से देखिए ये निकल जाएगा, रिलेटिव परमिबिलिटी शो करेगा वो, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? कह रहा है कि मैग्नेटाइजिंग स्टील इज नॉर्मल डिफिकल्ट बिकॉज। तो मैं स्टील को मैग्नेटाइज करना कठिन होता है, क्यों? तो क्योंकि जो स्टील है इसकी रिटेंटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, और कंपेयर टू सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इसका रिलेक्टेंस भी थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसके क्रॉस जो है लाइन ऑफ फोर्सेस को पास कराना थोड़ा कठिन होता है, ठीक। तो इस बात को आप याद रखेंगे। ऑप्शन देख लीजिए, इज कॉर्ड्स टू इजली, इट हैज़ हाई परमेबिलिटी, इट हैज़ हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट हैज़ लो परमेबिलिटी, ठीक है। तो इसकी जो मैंने बताया था कि परमेबिलिटी सॉफ्ट की अपेक्षा इसकी थोड़ी कम होती है, इसलिए जो है लो परमेबिलिटी, ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। जिसकी जितनी अच्छी परमेबिलिटी होगी उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें जो है पास करेंगी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? द लेफ्ट हैंड रूल कोरिलेट्स टू। तो लेफ्ट हैंड रूल किससे जो है
रिलेट करता है। ऑप्शन हमारा पहला है करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये तो राइट हैंड रूल वाला हो गया, बताया था आपको, इसका यूज़ होता है ईएमएफ का डायरेक्शन निकालने में। अब दूसरा देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन फोर्स एंड कंडक्टर। तो ये भी गलत हो गया। सी वाला क्या, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स कंडक्टर, ठीक है। और चौथा क्या है, करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे करंट और मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, ठीक है। ये जो कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है वही तो हमें उसी डायरेक्शन में हमारा मोटर घूमता है ना, तो इसीलिए हम जो है लेफ्ट हैंड रूल का यूज डीसी मोटर में करते हैं। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे जो आपकी जो बीच वाली उंगली होती है वो करंट को डिनोट करती है, और ये जो है इस अंगूठे के पास वाली उंगली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, और अपना अंगूठा जो है वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को दर्शाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी इज, ठीक है। रिलेटिव परमिबिलिटी की यूनिट पूछा है, तो मैंने आपको बताया था कि ये एक रेशियो होता है, ठीक है। किसी भी मटेरियल में फ्लक्स डेंसिटी क्या है, ठीक है, और उसके कंपेयर में एयर में क्या है, ठीक है। तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वो जो हेनरी पर मीटर है, हेनरी पर मीटर वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी कोई यूनिट नहीं निकलेगी, ठीक है। ये डायमेंशन लेस हो जाएगी, तो आपका ये डी वाला करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L हैज करंट I पासिंग थ्रू इट व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू ए मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय द कंडक्टर विल बी, ठीक। तो फोर्स क्या फील करेगा, तो आप देखिए कि एंगल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्या होता है हमारा जो फोर्स होता है ILB साइन थीटा, ये होता है ना, तो यानी कि साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो जब पैरेलल हो जाएगा तो एंगल जीरो हो जाएगा ना इनके बीच का, तो अब यहाँ थीटा की वैल्यू जब जीरो रख देंगे आप, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो ILB इंटू जीरो बराबर ओवरऑल हमारा जीरो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जीरो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, द फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कंडक्टर, करंट इन द कंडक्टर, प्रोडक्ट ऑफ करंट इन टू कंडक्टर, डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। तो मैंने आपको पहले बताया था फोर्स जो लगता है दोनों में वो I1 I2, ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है I1 I2 के, और इन्वर्सली डी स्क्वायर के, ठीक। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, मटेरियल्स सब्जेक्टेड टू रैपिड रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिज्म शुड हैव लार्ज VH लूप, हाई परमेबिलिटी एंड लो हिस्टेरिसिस लॉस, हाई कोरिटिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी, हाई कोरिटिविटी एंड लो डेंसिटी, ठीक। तो आप देख रहे हैं, अब कह रहा है कि यहाँ पे जो ये लूप बन रहा है या जो हमारा पदार्थ रखा है, इसे हम एक बार एन यहाँ देखते हैं, फिर तुरंत हमें एस यहाँ और एन यहाँ करना है, ठीक है। ये इनको जो है काफ़ी फास्ट करना है, हमें चेंज करना है दोनों के पोल को। तो कब होगा, जब ये लूप जो होगा वो थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। ये जो लूप बनता है हमारा बी और एच के बीच, यहाँ बी होता है यहाँ एच होता है, ये जो लूप बनता है इनके बीच का ये जितना छोटा होगा उतनी जल्दी जल्दी ये जो है अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बी वाला ऑप्शन भी देख लीजिए, हाई परमिबिलिटी एंड लो हिस्टेरिसिस। तो भाई जब परमिबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, जब यहाँ म्यू आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना बेहतरीन ये लूप उतना छोटा बनेगा, उतना जल्दी ये वो कर जाएगा। तो हम जो ऑप्शन में प्रायोरिटी देंगे वो इसे देंगे, हाई परमिबिलिटी को देंगे, ठीक है, और लो हिस्टेरिसिस। तो जब परमिबिलिटी अच्छी है तो हिस्टेरिसिस अपने आप कम हो जाएगी, तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इंडिकेट विच ऑफ फॉलोइंग मटेरियल डज नॉट रिटेन मैग्नेटिज्म पर परमानेंटली, सॉरी ये थोड़ा क्वेश्चन डिलीट हो गया बीच में, इसे फिर से देख लीजिए आप। कह रहा है कि इसमें से कौन सा मटेरियल है, ठीक है, वो परमानेंट मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जो है नहीं दिखाता है। तो ऑप्शन हमारा पहला है सॉफ्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, हार्डन स्टील, नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो
यहाँ पे आप देख रहे हैं सॉफ्ट आयरन जो है वो रिवर्सल काफ़ी तेज़ जो है शो करता है, यानी कि NS अगर हमें चेंज करना है तो इसमें जो है काफ़ी जल्दी हम चेंज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो ज़्यादा है और इसकी जो रिटेंटिविटी है वो बहुत कम है सॉफ्ट आयरन की, तो इसलिए हम इसका यूज परमानेंट मैग्नेट बनाने में नहीं कर सकते। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 23। द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ परमल्ला एच कोबाल्ट, क्रोमियम, निकेल, टंगस्टन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए निकेल जो होता है ये कंपलसरी होता है वो बनाने के लिए, परमल्ला बनाने के लिए निकेल और आयरन का मिश्रण होता है परमल्ला। ठीक है, निकेल और प्लस आयरन, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ आयरन भी रहता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। द यूज ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज नॉट मेड इन मैग्नेट्स, एनर्जी मीटर, ट्रांसफार्मर, लाउड स्पीकर। तो यहाँ पे जो है ट्रांसफार्मर बनाने में हम क्या यूज करते हैं? CRGO। ठीक है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन का हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर की कोर बनाने में, तो इसलिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये मैग्नेट, एनर्जी मीटर, लाउड स्पीकर, इन सब में जो है परमानेंट मैग्नेट का यूज होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इसमें AC होती है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन बदलती रहती है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पे रिवर्सल प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक, तो इसलिए हम CRGO का यूज करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैव रिलेटिव परमिबिलिटी स्लाइटली लेस देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी, स्लाइटली मोर देन यूनिटी, इक्वल टू दैट ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो मैंने बताया था पैरामैग्नेटिक जो है 1 के आसपास होती है। ठीक है, तो स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 1 से थोड़ी ज़्यादा होती है इसकी रिलेटिव परमिबिलिटी, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड में आने पर जो है हल्का सा अट्रैक्शन शो करता है। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और इसके बाद सीरीज कल से जो है ऐसी ही चलती रहेगी कंटिन्यू। तो थैंक यू।